जिन किसानों का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सत्ता हथियाई, अब उन्हीं किसानों से रिश्वत वसूलने की तैयारी है। प्रति क्विंटल 300 के लिए धान की खरीद शुरू नहीं की जा रही ताकि किसान परेशान हो और फिर रिश्वत देने को तैयार हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को फंड की सख्त जरूरत है। इसके लिए केजरीवाल ने अपने 2 लोगों विभव कुमार, विजय नायर को पंजाब में तैनात किया और यही वजह है कि 3 साल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर एक्टिव हुए और सीधे किसानों के बीच जा पहुंचे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी किसानों को लेकर भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना पहुंच गए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा। कैप्टन ने किसान और आढ़तियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार भी मंडी नहीं आए। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अनाज मंडी में आए और आसान खरीद को सुनिश्चित करें। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर अन्य किसी केंद्रीय मंत्री को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसान हफ्ते भर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी फसल बिक जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला मैं प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में लाऊंगा। वहीं धान की PR 126 वैरायटी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला शोध पर आधारित होना चाहिए। आखिर पंजाब की सरकार ने किसानों को अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया? पंजाब में धान खरीद न होने की वजह से किसानों के सड़कों पर जाम है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। बिट्टू का कहना है कि धान खरीद की समस्या पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर पैदा की, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल और राघव चड्ढा का कंट्रोल है। बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों पंजाब के दुश्मन हैं, इसलिए प्रदेश में धान की खरीद नहीं की जा रही है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि यह समस्या न तो किसानों की तरफ से है, न शेलरों, न मजदूरों की ओर से, न केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से 2 महीने पहले ही 44,000 करोड़ रुपए चुकाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए MSP पर फसलों की खरीद के लिए 2 महीने पहले ये जारी की थी। बावजूद इसके पंजाब सरकार किसानों को परेशान करने के लिए और माहौल बनाने के लिए जानबूझकर धान खरीदी में देरी कर रही है। बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की पंजाब में पकड़ है। वे इंस्पेक्टर्स को खरीद के आदेश नहीं दे रहे हैं। वहीं सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार का कंट्रोल होता तो कोई व्यवस्था बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मंडियों में धान के ढेर लगे हुए हैं और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि बाद में किसानों का पर क्विंटल के हिसाब से 300 रुपए काट लगाई जाएगी। ये पैसा केजरीवाल के पास जाएगा। रवनीत बिट्टू ने कहा कि हम कल इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान को पद छोड़ देना चाहिए। अगर सीएम भगवंत मान इस्तीफा दे दें तो ये मसला 2 दिन में सुलझ जाएगा। बिट्टू ने कहा कि 2 दिन बाद भाजपा नेता हर मंडियों का दौरा करेंगे। हर लीडरशिप की ड्यूटी लगाई गई है। अखिलेश यादव के साथ जो बर्ताव मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किया था, राहुल गांधी ने कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में किया। लाख कोशिशों के बावजूद MVA में अखिलेश यादव की एंट्री अब तक नहीं हुई और न ही कोई उनसे सीटों को लेकर बात करने को तैयार हुआ। इससे अपमानित अखिलेश ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि राजनीति में कुर्बानी नहीं होती। इन्हीं अखिलेश यादव को जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया, तब अखिलेश यादव ने अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा और कहा कि वे इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र में वही खेल हो रहा है तो अखिलेश के सुर बदल गए। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहते हैं, कम से कम उतनी तो जरूर जितनी सीटों पर वे उम्मीदवार उतार चुके हैं। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा, अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। राजनीति में कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना, UBT और ANCP शरद पवार शामिल हैं। तीनों ही दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। 33 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर अखिलेश को 5 सीटें भी मिलती हैं तो वह गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। जिन 5 सीटों पर सपा ने दावा किया उनमें से 3 पर महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं।
समाजवादी पार्टी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीट मांगी थी। शिवसेना यूबीटी ने धुले सीट से अनिल कोटे को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को प्रत्याशी घोषित किया है। मतलब कि एमवीए में अखिलेश यादव की एंट्री मुश्किल है। अब अखिलेश को ही तय करना है कि वे इंडिया गठबंधन के नाम पर एक बार फिर हरियाणा की तरह कुर्बानी देंगे या मध्य प्रदेश की तरह लड़कर हारेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर तेजी से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए पर्याप्त फंड का इंतजाम नहीं करने और फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान दूर दूर रहे भगवंत मान अब केजरीवाल की आंखों में बुरी तरह से खटकने लगे हैं। इसी वजह से केजरीवाल ने भगवंत मान के करीबियों को हटाकर अपने 2 आदमी शराब घोटाला फेम विजय नायर और स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में पकड़े गए विभव कुमार को पंजाब में तैनात कर दिया ताकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए फंड की कमी न हो। अब बारी भगवंत मान की है। इसके पहले केजरीवाल मान को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते भगवंत मान ने केजरीवाल की मंशा को समझते हुए खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। भगवंत मान ने कहा कि वो सीएम पद के साथ ही 7 साल से प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी को फुल टाइम प्रधान मिले ताकि अन्य नेताओं को मौका मिल पाए। ये बात उन्होंने होशियारपुर के चब्बेवाल में कही। उन्होंने कहा कि वो इस बात को पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस बारे में ऐलान हो सकता है और केजरीवाल अपनी पसंद के किसी नेता को इस पद पर तैनात कर सकते हैं। सीएम मान ने बताया कि वो मुख्यमंत्री पद के साथ ही 13-14 जगह विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो सीएम पद की जिम्मेदारी संभालें। उन्होंने कहा कि वो बतौर वॉलंटियर काम करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस पद पर किसे देखना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि इस बारे में फैसला पार्टी को लेना है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर बुद्धराम को जून 2023 में कार्यकारी प्रधान बनाया गया था। सीएम मान की अगुवाई में विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी ने 92 सीटें जीती थीं। लोकसभा चुनाव 2024, पंचायत चुनाव और अब 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी उनकी अगुवाई में हो रहे हैं। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश संगठन को मजबूत कर इस जंग को फतेह करने की है। हालांकि पार्टी प्रधान पद की जिम्मेदारी के लिए पार्टी कई समीकरणों पर काम करेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल खुद काफी एक्टिव हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ से दिल्ली में एक-एक करके मीटिंग भी की है। मंत्रियों को तो अरविंद केजरीवाल ने ठीक उसी दिन तलब कर लिया था जिस दिन कैबिनेट की बैठक होनी थी। मजबूरी में भगवंत मान को कैबिनेट मीटिंग का वक्त बदलना पड़ा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस मैदान पर खेल रही थी उसकी पिच गीली हो गई। एक बड़ी वजह यह भी कि जिसके कारण अरविंद केजरीवाल पंजाब में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हारती है तो फिर केजरीवाल का नया ठिकाना पंजाब ही होगा। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि केजरीवाल धीरे धीरे अपने आदमियों को पंजाब में तैनात कर रहे हैं। दिल्ली में पानी फ्री है लेकिन पीने को सीवर का पानी मिल रहा है। चलने को सड़कें फ्री हैं लेकिन वो टूटी हैं कि जिन पर चलना ही मुश्किल है। आए दिन कोई ना कोई गिरता है और घायल हो जाता है। अस्पतालों में इलाज फ्री है इसलिए वो सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। इलाज तो हो जाता है पर दवाइयों के लिए उसे बाजार जाना पड़ता है। हवा फ्री है लेकिन दम घोटू है। सांस की बीमारी फ्री में मिल रही है। दिल्ली वालों को फ्री में तो शराब भी मिल रही थी, लेकिन उस फ्री वाली शराब की बोतल से इतना बड़ा घोटाला निकल कर बाहर आया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल की हवा खाकर लौटे, लेकिन शर्त के साथ। मतलब कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और उस पर से ये तर्क और ये सब बीजेपी का किया धरा है। एलजी कोई काम करने ही नहीं देते, लेकिन अब जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो काम का हिसाब आम आदमी पार्टी से मांग रही है। और यही वजह है कि केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई विधायकों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसी के साथ लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो किसी की कुटाई, तो किसी के पीछे एक महिला चप्पल लेकर दौड़ रही है। नतीजा ये कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने इलाकों में जाने से बच रहे हैं और जनता का सामना करने से बच रहे हैं। ऐसे ही हालात दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके के भी हैं। विधायक को लेकर वहां की जनता इतनी नाराज है कि विधायक जी इलाका छोड़कर ही लापता हो गए। इसलिए जनता ने अब उनके लापता होने के बोर्ड्स लगवा दिए। जनता ने लापता एमएलए का बोर्ड लगाकर उस पर लिखा कि लापता एमएलए का पता बताने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
एमएलए ने पंजाबी बाग को दिया है टूटी हुई सड़कों का तोहफा। इस समय चारों ओर इस तरह के बोर्ड्स काफी वायरल हो रहे हैं और खूब चर्चित भी। आखिर जनता ने ये बोर्ड्स क्यों लगवाए? इसके जवाब में यहाँ के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि पंजाबी बाग के एमएलए गिरीश सोनी है, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जब उनको वोट मांगना था तो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए। कहा गया था कि सड़क, बिजली, पानी और शुद्ध हवा सब कुछ मिलेगा, बस एक बार वोट दे दें। जनता ने वोट तो दे दिया, लेकिन जनता अब भी टूटी फूटी सड़कों पर ही चल रही है। सड़क नहीं है, चारों तरफ सड़कें टूटी हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, धूल उड़ रही है, आसपास की दुकानों और ढाबों के लोग भी परेशान हैं। लोग परेशान हैं और लापता एमएलए के बोर्ड लगवा रहे हैं। पंजाबी बाग में ढाबा चलाने वाले एक शख्स ने बताया कि उनके ढाबे पर अब कोई खाना नहीं खाने आता, क्योंकि सड़कें टूटी हैं और जाम लगा रहता है, एक्सीडेंट्स होते और धूल की वजह से भी लोग आना पसंद नहीं करते। इसलिए जनता ने नाराज होकर बोर्ड लगाए हैं। अब ये बोर्ड तब तक नहीं उतरेंगे जब तक एमएलए आकर खुद इस इलाके की जनता से बात नहीं करते। इलाके के लोगों का कहना है कि पंजाबी बाग का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में ही ऐसा हुआ। वो यहाँ कपड़े सिलते हैं, यहाँ बैठकर खुले आसमान के नीचे धूल उड़ती रहती है तो उनको सांस की बीमारी हो गई है। एमएलए एक बार यहाँ आए और जनता से उनका हाल पूछे, तभी अगली बार वोट मिलेगा। अगर सड़क नहीं बनी तो वोट भी नहीं मिलेगा। प्रियंका वाड्रा के सांसद बनने का सपना टूट सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी और अपने पति की संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है और कई बड़ी जानकारियां छिपाई गई हैं। अगर ये साबित हुआ तो प्रियंका वाड्रा एक नई मुसीबत में फंस सकती हैं। प्रियंका वाड्रा ने एसोसिएट जर्नल्स में अपनी हिस्सेदारी को छिपाया और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को दी कंपनीज का भी जिक्र नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर मामले में निर्णय के अनुसार हर उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी और निर्भर लोगों के संपत्ति का विवरण देना होता है, लेकिन प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में सभी आवश्यक जानकारियां नहीं दी गईं। भाटिया ने कहा कि ये परिवार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने दावा किया कि अगर दुनिया में किसी सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार की बात की जाए तो वो गांधी परिवार है। जब संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग संविधान और कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे में न केवल जरूरी जानकारी का अभाव है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि गांधी परिवार पारदर्शिता के सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है। चुनाव अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 28 अक्टूबर है और भारतीय जनता पार्टी इस दौरान कांग्रेस महासचिव पर उनके हलफनामे को लेकर निशाना साध रही है। गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कथित तौर पर हड़पने का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में कुछ ट्रस्ट्स के माध्यम से एसोसिएट जर्नल्स में उनके शेयर्स के वास्तविकता का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आवश्यक जानकारी का खुलासा न करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हलफनामा में वाड्रा की संपत्तियों का जिक्र है, जबकि 2 अन्य संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी को छोड़ दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप अकाट्य दस्तावेजों पर आधारित है। उन्होंने प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब देने और खुद पर रुख करने के बारे में जनता को बताने को कहा। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को कानून का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का पालन करते हुए सभी आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएगी। प्रियंका गांधी की तरफ से इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हलफनामे में कहा गया कि इसके अलावा उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी और वन विभाग का नोटिस भी है। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में 2023 में दर्ज प्राथमिकी में से एक धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत है और ये एक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी ने कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो और उनकी पार्टी दिल्ली में बहुत ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा काम करवाए हैं और इसका ढोल आम आदमी पार्टी पिछले करीब 10 सालों से पीट रही है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और मंत्री दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, जनता के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। लेकिन केजरीवाल के इन सवालों की हकीकत कुछ दूसरी है। दिल्ली के विधायकों की रिपोर्ट कार्ड बताती है कि केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक, सत्येंद्र जैन से लेकर आतिशी तक, कैलाश गहलोत से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सारे के सारे मंत्री जनता के काम करवाने में फिसड्डी हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात है तो एक दो को छोड़कर सारे के सारे विधायक इस मामले में निकम्मे ही रहे। यही वजह है कि आज जब केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों को जनता घेर रही है तो बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा जवाब नहीं। असल में विधायकों के कामकाज को लेकर स्वयंसेवी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दी है। इस रिपोर्ट कार्ड में विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का आकलन करने के लिए और विधायकों की उपस्थिति और उनके विधायकों की निधि के खर्च के आधार पर उन्हें अंक प्रदान कर उनका मूल्यांकन किया गया। फाउंडेशन के द्वारा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का आकलन करने के साथ ही शीर्ष 5 विधायकों की सूची जारी की। इस टॉप 5 में दिन रात विकास के गीत गाने वाले केजरीवाल और सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं बल्कि कामकाज के आधार पर दिल्ली सर्वश्रेष्ठ विधायक का नाम बीजेपी के रामवीर सिंह विधोड़ी का है। इस लिस्ट में बीजेपी के एक और विधायक अजय महावर का नाम है, जबकि शीर्ष 5 में से दूसरे स्थान पर बिजवासन से विधायक बीएस जून रहे, तीसरे स्थान पर वजीरपुर से राजेश गुप्ता तो चौथे स्थान पर करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं। प्रजा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद महस्के ने नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि विधायकों के कामकाज का आकलन 17 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 की सीमा के बीच किया गया है। आकलन में उनके द्वारा मुद्दे उठाने, सदन में उपस्थित और मुद्दों के स्तर के साथ ही उनके आपराधिक छवि के आधार पर किया गया है। महस्के ने यह बताया कि 8 विधायकों ने आकलन की गई समय सीमा के दौरान एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इसमें धनवंती चंदेला, अजेश यादव, अमानतुल्लाह खान, धर्मपाल, महेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, शोएब इकबाल का नाम शामिल है। ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6ठी विधानसभा के मुकाबले 7वीं विधानसभा में उठाए गए मुद्दों में 50% की कमी आई। 2020 से 2023 में विधानसभा में उठाए गए मुद्दों की संख्या 649 थी, जबकि 2015 से 2018 तक उठाए गए मुद्दों में 1298 थे। उल्लेखनीय है कि बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह विधोड़ी अब दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा सांसद बनने के बाद दे दिया था। मतलब साफ है कि प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट कार्ड ने केजरीवाल के सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी और इससे साबित हो गया कि वाकई आम आदमी पार्टी काम करने के जगह सिर्फ ब्लेम गेम के सहारे सरकार चलाने की कोशिश कर रही है।